आपने टग ऑफ वार गेम प्ले किया है कभी सब लोगों ने? दोनों साइड से प्लेयर खींच रहे होते हैं, पुल कर रहे होते हैं, और बीच में एक रोप होती है, राइट? इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स होती हैं, जैसे नेक की बात मैं करता हूं, तो दोनों साइड से मसल क्या कर रही हैं? पुल कर रही हैं हमारी नेक को। अगर मान लीजिए यहाँ की साइड ने छोड़ दिया, तो क्या होगा? इस तरीके से पोजीशन आ जाएगी, नेक आगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये बैक साइड की टीम है, यानी मसल्स की, और वो अपनी ग्रिप को छोड़ दे, लूज कर दे अपनी ग्रिप को, तो जैसी ग्रिप लूज करेगी तो क्या होगा? इस साइड की टीम पुल कर लेगी, तो नेक फ्रंट पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे ही इसके अपोजिट क्या होगा? अगर बैक साइड की टीम स्ट्रांग है और फ्रंट की टीम मसल्स की अपनी ग्रिप छोड़ दे, स्ट्रेंथ छोड़ दे, जैसी वो लूज करेगी तो एकदम वो नेक को बैक पुल कर लेगा। इसी तरीके से मसल्स हमारी पूरी बॉडी में सिस्टम्स में काम करती हैं, तो दोनों साइड से मसल्स सपोर्ट करती हैं बेसिकली। तो जब बच्चे हमारे जिनके पोस्चर्स इनकरेक्ट होते हैं, इनएप्रोप्रिएट होते हैं, तो कहीं ना कहीं या तो फ्रंट की मसल्स वीक होती हैं, या कई बार बैक की मसल्स वीक होती हैं, या दोनों ही वीक हो सकती हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है? कंट्रोल छूट जाता है। तो टग टग ऑफ वार गेम को आपको ध्यान रखना है, जैसे ही कंट्रोल छूटेगा तो एकदम आपको स्लाउची सा दिखेगा बच्चा, मूवमेंट में कंट्रोल नहीं होगा, या तो नेक होल्डिंग नहीं होगी या बॉडी होल्डिंग नहीं होगी, पोस्चर इनकरेक्ट होगा, जिसके लिए मैं अभी आपको कुछ पिक्स भी दिखाऊंगा, सो दैट यू विल बी क्लियर ऑन दैट पार्ट। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट क्यों बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है मसल टोन पे बहुत इंपैक्ट आता है, अपराइट पोस्चर पे बहुत इंपैक्ट आता है। तो अपराइट पोस्चर में भी सेम है, मसल्स वीक हैं, मसल्स हमने ग्रिप छोड़ दी, तो बॉडी कैसी हो गई? बैंड हो गई। अगर मसल्स आपकी एकदम फिट हैं, मसल्स पूरी तरीके से आपकी बॉडी को होल्ड करके रखी हुई है, स्ट्रेंथन है, तो आप एकदम स्ट्रेट अपराइट पोस्चर में बैठेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें क्या करना पड़ता है इसके लिए? हमें इस तरह देखना है बच्चे को कि बच्चे का जहां जहां पे हमें दिख रहा है पोस्चर इनअप्रोप्रिएट है, तो वहां पे हमें समझना है कहीं ना कहीं मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हमको करने की वहां पे जरूरत है। तो मसल कौन कौन से एरिया हो सकते हैं? जैसे मैंने बताया, सबसे पहले हमें कोर मसल्स पे सारी मसल्स को टारगेट करना है। उसके अलावा शोल्डर मसल्स को टारगेट करना है। फिर आपके और जितने एरियाज हैं स्ट्रेंथन जितने किए जा सकते हैं, जहां जहां प्रॉब्लम है, तो जिससे क्या होगा? पोस्चर आपके बेटर होने शुरू हो जाएंगे। और टीएलआर का एक बड़ा सीधा इंपैक्ट मसल टोन के ऊपर हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी। वेस्टिबुलर स्किल्स, प्रोप्रोसेप्टिव स्किल्स, स्पेशल बॉडी अवेयरनेस, ये सारी इंपैक्टेड होती हैं। क्यों होती हैं? जैसे मैंने पहले के सेशन में बताया है, जब भी आपके नेक में मूवमेंट होगा, आपके इनर ईयर में वेस्टिबुलर सिस्टम है, तो वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट होगा। वेस्टिबुलर सिस्टम में कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट भी आएगा अगर आपका कोई भी रिफ्लेक्स रिटेन्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ टीएलआर। बेनिफिट्स क्या होता है? हेड कंट्रोल में, जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया उसको सिंपल वे के अंदर। हेड कंट्रोल में हेल्प करता है, कैसे करता है उसकी सारा मैंने लॉजिक आपको समझा दिया। पर एक बार इसको रीड कर लेते हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट क्रूशियल स्किल्स इन्फेंट लर्न इज हेड कंट्रोल। हेड कंट्रोल इज अ की टू गेनिंग प्रॉपर बैलेंस, सेंस ऑफ बॉडी अवेयरनेस, अलाइनमेंट, पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन। नेचुरल सी बात है, अगर हेड में कंट्रोल नहीं है तो पोस्चर कोऑर्डिनेशन अपने आप इंपैक्टेड हो जाएगा बच्चे का। आप खुद भी खड़े होकर करके देखिए, अगर आपकी नेक में ही कंट्रोल नहीं होगा तो आपको अपने पोस्चर पे भी कंट्रोल नहीं दिखेगा, कोऑर्डिनेशन आपको वीक दिखेगा। At the beginning of the infant life, the head is heavy and difficult to move against the gravity. क्योंकि इनिशियली लेवल पे क्या होता है, बच्चा छोटा होता है तो बच्चे को अपने हेड का वेट ज्यादा लगता है, तो वो इजिली मूव नहीं हो पाता। तो धीरे धीरे जैसे बच्चा उसको कंट्रोल करना सीखता है, बड़ा होना शुरू होता है, उसको कंट्रोल करना स्टार्ट करता है, तो टीएलआर एक रिफ्लेक्स है जो उसके अंदर बच्चे की बहुत ज्यादा हेल्प करती है। As the infant develops, he will begin to move the head against the gravity through developmental milestones such as rolling, lifting of the head of the ground, sitting, etc. अब ये कौन सी पोजीशंस हैं इसको मैं इमेजेस के थ्रू आपको भी आगे दिखा दूंगा, सो दैट यू विल बी मोर क्लियर ऑन दैट पार्ट। सो लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। नाउ रोलिंग। रोलिंग इज वन ऑफ द माइलस्टोन बेबीज स्टार्ट टू प्रैक्टिस एज अर्ली एज 3 to 4 months ऑफ एज। और ये टीएलआर का इंटीग्रेशन प्रोसेस हमारा यहाँ पे चल रहा होता है। द बिगिनिंग स्टेज ऑफ रोलिंग कैन बी सीन व्हेन द बेबी स्टार्ट्स टू लिफ्ट इट्स हेड। पहले बच्चा क्या करता है? लाइंग पोजीशन में होता है, प्रोन पोजीशन के अंदर अपने हेड को लिफ्ट करता है। सबसे पहले यही पोजीशन आपने सबने देखी होगी। And the shoulders off the floor during tummy time and rocks from side to side। और फिर वो साइड टू साइड रॉक भी स्टार्ट कर देता है। When placed on their backs, they lift their legs off the floor and rock from the side to side, initiating segmental rolling either from upper body or lower body। सेगमेंटल रोलिंग कितने लोग समझते हैं क्या होती है? जो बेबी करता है इनिशियली, क्योंकि ये इसका इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज भी है। सेगमेंटल रोलिंग कितने लोग बता सकते हैं क्या होती है एग्जैक्टली? किसी को आइडिया?
जब बच्चा या तो अपर बॉडी या लोअर बॉडी के एक पार्ट को पहले लिफ्ट करता है और फिर मूव करता है, फ्लोर पे बच्चा लाइंग पोजीशन के अंदर है, यानी आप समझिए प्रोन पोजीशन में है, चेस्ट के बल फ्लोर के ऊपर लेटा हुआ है। बच्चे ने अपने लेग को उठाया और लेग से उसने टर्न किया लोअर पार्ट को, फिर उसने अपर बॉडी के पार्ट को टर्न किया, तो दैट इज कॉल्ड सेगमेंटल रोलिंग। तो बच्चा जब रोलिंग स्टार्ट करता है तो फिर पहले सेगमेंटल रोलिंग भी करता है। तो जिन बच्चों की हमारे टीएलआर रिटेन्ड होती है, सेगमेंटल रोलिंग भी एक एक्सरसाइज है जिसको हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी। दीज रिपीटेटिव मूवमेंट्स, ये क्या करते हैं सारे जो मूवमेंट्स हैं इनिशियल, दीज रिपीटेटिव मूवमेंट्स हेल्प डेवलप मसल टोन एंड कोऑर्डिनेशन, यानी बच्चा जो 3 से 4 महीने का है, यहाँ पे उसका सारा मसल डेवलपमेंट, टोन, कोऑर्डिनेशन अब बिल्ड होना उसका शुरू हो गया है। नेक को लिफ्ट करना उसने शुरू कर दिया, रोलिंग बच्चे ने स्टार्ट कर दिया, सेगमेंटल रोलिंग बच्चा कर रहा है। तो जब भी बच्चा सेगमेंटल रोलिंग कर रहा है तो लेफ्ट और राइट बॉडी का कोऑर्डिनेशन भी चाहिए उसको, मसल में स्ट्रेंथ भी चाहिए उसको। तो ये सारी चीजें उसकी वहां से स्ट्रेंथन होनी शुरू हो जाती हैं। The TLR influences these milestone in both prone and supine, दोनों पोजीशन के अंदर, प्रोन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, यानी चाहे चेस्ट के बल हो चाहे बैक के बल हो, फ्लोर के ऊपर दोनों पोजीशन के अंदर ये करता है बच्चा। वेस्टिबुलर स्किल्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वेस्टिबुलर स्किल्स भी इंपैक्टेड होती हैं, विजुअल स्किल्स भी इंपैक्टेड होती हैं। जहां भी बच्चे की नेक की मूवमेंट होगी, वेस्टिबुलर स्किल्स, विजुअल स्किल इंपैक्टेड होनी ही होनी है। विजुअल स्किल के ऊपर मैं आपको एक छोटा सेशन दूंगा फ्यूचर में। उस सेशन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं विजुअल से रिलेटेड, यानी कौन कौन से एरियाज होते हैं इन पे काम किया जाता है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती हैं, वो सारी टर्मिनोलॉजी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपको विजुअल एरिया में काम करने में इम्पैक्ट नहीं आएगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस किस एरिया पे कैसे कैसे काम किया जाता है। पेरिफेरल विजन क्या होती है, बाइनोकुलर विजन क्या होती है, या आई टीमिंग क्या होती है, वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा, जो बहुत कंफ्यूजन पेरेंट्स को रहता है। तो इसके ऊपर एक सेशन हम सेपरेट कर देंगे, स्पेशली अभी हम बात नहीं कर रहे। मसल टोन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो तीसरा पॉइंट है स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पोस्चर की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसमें देख लेना कुछ इंपॉर्टेंट हो तो। चलिए, बेनिफिट्स क्या होते हैं टीएलआर के, बर्थिंग प्रोसेस में असिस्ट करता है, एटीएनआर भी हेल्प करती है बर्थिंग प्रोसेस में बच्चे को, यानी बच्चा जब इस वर्ड में आ रहा होता है तब बच्चे को हेल्प होती है। एसटीएनआर भी हेल्प करती है, एलटीआर भी हेल्प करती है, तो ये सॉरी टीएलआर, ये सारी रिफ्लेक्सेस बर्थिंग प्रोसेस में भी हेल्प करती हैं। तो रिफ्लेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इनिशियली। फिर क्रॉलिंग, सिटिंग, नीलिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, इनकी जो भूमिका बना रहे होते हैं, बेस बिल्ड कर रहे होते हैं, तो टीएलआर के टाइम से वो स्टार्ट हो जाता है बच्चे का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक यहाँ पे? थोड़ा सा थ्योरी पार्ट आज ज्यादा हम ले रहे हैं, इससे आपको थोड़ा थ्योरी पार्ट भी क्लियर हो। सपोर्ट्स बाइनरल हियरिंग, द एबिलिटी टू हियर विद बोथ द ईयर्स। तो देखिए अब कितना सारी चीजों पे ये टीएलआर काम करती है। इन्फ्लुएंसेस द ऑडिटरी प्रोसेसिंग सिस्टम, असिस्ट विद फाइन मोटर स्किल्स एंड आई हैंड कोऑर्डिनेशन, जैसे और रिफ्लेक्स भी इन पे काम कर रही हैं, हेल्प करती हैं, तो ये भी टीएलआर भी इस पे हेल्प करती है आई हैंड कोऑर्डिनेशन को बेटर करने में। तो जिन बच्चों को टीएलआर का इंटीग्रेशन नहीं हुआ होता, तो ऐसा नहीं टीएलआर का ही बच्चे का नहीं हुआ होगा, तो जब आप देखेंगे टीएलआर के संग और भी रिफ्लेक्सेस होंगी जिन जो इंटीग्रेट नहीं हुई होंगी। अगर एक रिफ्लेक्स रिटेन है तो आप देखेंगे और भी रिफ्लेक्स आपको कहीं ना कहीं रिटेन मिलेंगी। और क्योंकि साइन सिमिलर्स हैं, तो जब सिमिलर साइंस हैं, सिमिलर मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, तो अगर एक जगह रिटेंशन है तो और जगह रिटेंशन होना इट्स वेरी वेरी नेचुरल। आई होप इस पॉइंट को आप समझ पा रहे होंगे।